सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज की ऑनलाइन क्लास बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट बॉटनी की है। हमारा आज का टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एबीए। एबीए मीन्स एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जिसे हम पिछली कक्षा में पढ़ा था कि होता क्या, तो ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो कि पादप वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, उसमें परिपक्वता को प्रेरित करता है। इसके बारे में हमने पहले की कक्षा में डिस्कस किया था कि इसकी केमिकल नेचर कैसे होती है और इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे कि इस एबीए हार्मोन का पादपों में किस प्रकार से संरचनात्मक और कार्यकी प्रभाव दर्शाता है। तो मुख्य रूप से एबीए पादपों में 6 प्रकार से अपने प्रभाव को प्रकट करता है, जिसको पहले को कहते हैं बर्ड डोर्मेंसी अर्थात कलिका की प्रसुप्त अवस्था को बढ़ाना। दूसरा है सीनेंसिस अर्थात जीर्णता। तीसरा है एब्सिसिन अर्थात विकलन की प्रक्रिया। स्टोमेटर क्लोजर रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया, खुलने की प्रक्रिया। इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन अंकुरण क्रिया का संबंधन और फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। तो प्रारंभ करते हैं एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए। तो पहला क्या है, बर्ड डोर्मेंसी है। बर्ड डोर्मेंसी या कलिका प्रसुप्त अवस्था होती क्या है। तो कलिका प्रसुप्त अवस्थाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस पर्व संधि से निकलने वाली इस प्रकार की बर्ड या कलिका या तो पुष्प को निर्मित करेगी अथवा पर्ण को निर्मित करेगी या शाखाओं को निर्मित करेगी। अब यदि किन्हीं पादपों में कलिका पार्श्व कलिका ज़्यादा विकसित होती है तो पादप अधिक से अधिक फैलता है, फैलाव क्षेत्र अधिक होता है। एबीए यदि उस पादप में अधिक सक्रिय है तो करेगा क्या, इन पार्श्व कलिका की ग्रोथ को रोक देता, अर्थात इसकी प्रसुप्त अवस्था को बढ़ा देता है। ये प्रसुप्त अवस्था मूल रूप से वातावरणीय कारकों के कारण होती है। हालांकि पादप के अंदर जिब्रेलिन और ऑक्सीजन जैसे साइटोकाइनिन जैसे वृद्धि प्रेरक भी है, लेकिन वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार एबीए अधिक सक्रिय होने का इसकी प्रसुप्त अवस्था बहुत अधिक होती है। जिसको प्रतिस्थापित करना है, इसके एबीए के हार्मोन को प्रभाव को कम करना है, तो हम अतिरिक्त मात्रा में इस पादप भाग पर जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सीजन जैसे हार्मोन का स्त्रावन करके इसको दूर कर सकते हैं। तो पहली कौन सी हुई, बर्ड डोर्मेंसी अवस्था। वातावरणीय परिस्थिति से सुरक्षित रखने के लिए पादपों में इस प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है। दूसरी जो इफेक्ट है वो कहलाता है सीनेंसिस अर्थात जीर्णता। जीर्णता होती क्या है, आपने देखा होगा कि पादप के ऊपरी भाग पर लगी हुई एक पर्ण सामान्य रूप से हरे रंग की है और वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आना प्रारंभ हो जाती है और उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। ये हरे रंग से हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, मांसल हो जाती है। ये हमें इसके बाह्य संरचना के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब आंतरिक संरचना के रूप में देखा जाता है तो उसके अंतर्गत कई प्रकार के खाद्य पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे संगीत होना प्रारंभ हो जाता है। जाइलम और फ्लोएम कार्य करना बंद कर देते हैं, उसकी संकीर्णता बढ़ जाती है। इसके कारण इसकी उपापचय क्रिया मंद हो जाती है। ये अवस्था इसकी जीर्णता है और जीर्णता के तुरंत बाद में और ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, ये पर्ण पादप भाग से पृथक हो जाती है, इसको हम विकलन कहते हैं। तो ये क्यों हुआ, होने का मुख्य कारण ये था कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन को निर्मित करने वाले एंजाइम, आरएनए को निर्मित करने वाले एंजाइम और क्लोरोफिल को निर्मित करने वाले एंजाइमों का या एंजाइमों की सक्रियता कम होगी, उसकी निष्क्रियता बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप जीर्णता उत्पन्न होगी। तो एबीए क्या करेगा, एबीए क्लोरोफिल, प्रोटीन और आरएनए को संश्लेषित करने वाले एंजाइम का इनहिबिशन करके, इनहिबिटर के रूप में कार्य करते हुए इनके सिंथेसिस को रोकता है।
जिसके फलस्वरूप पादप में जीर्णता बढ़ती है। इसका मतलब EBA पादप भागों में सिनेसिस को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, रोकता नहीं। यदि इस पादप भाग पर पुनः जिबरेलिन जैसे पादपों, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन का संश्लेषण किया जाए, उस स्थिति में EBA का प्रभाव कम हो जाता है और सिनेसिस की वृद्धि दर को हम धीरे धीरे रोक सकते हैं। तीसरा जो इफेक्ट जो आ रहा है वो कहलाता है विगलन की प्रक्रिया। विगलन होता क्या है? जैसे ये पर्णजीर्णता को प्रदर्शित कर रखी है। अब ये क्या होता है, अचानक इस पादप भाग से ये पृथक हो जाती है। तो पृथक होने का कारण क्या होता है? तो विगलन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने एक दिन देखा था कि इस पादप भाग पर पाई जाने वाली एक कोशिका है, विघटित हो जाती है। एक निश्चित क्षेत्र की कोशिका विघटित हो रही है, इसको विगलन परत के नाम से जाना जाता है, एब्सिशन लेयर के नाम से। ये क्यों हुआ? क्यों होने का मुख्य कारण था कि एक कोशिका हमेशा दूसरी कोशिका से मध्य पटलिका से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहेगी? इस मध्य पटलिका से। और ये मध्य पटलिका किससे बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम और पैक्टिन, अर्थात कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। तो होगा क्या, EBA की प्रेजेंस में पैक्टिनेज एंजाइम सक्रिय हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है? कैल्शियम और पैक्टिन को तोड़ रहा है, पैक्टिन को तोड़ रहा है। फलस्वरूप मध्य पटलिका अथवा मिडल लेयर वीक होगी, कमजोर होगी या विघटित होगी। फलस्वरूप कोशिका, एक कोशिका दूसरी कोशिका से पृथक होना प्रारंभ हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो मजबूती के साथ में कोशिका परत थी वो दुर्बल हो चुकी है, और दुर्बल होने के साथ में यहाँ से ये धीरे धीरे पृथक होना प्रारंभ हो जाती है। तो EBA क्या करेगा? विभिन्न प्रकार के प्रोटीज, विभिन्न प्रकार के पैक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम तथा विभिन्न प्रकार की जल अपघटनकारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। ये इनकी सक्रियता को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के कारण विगलन की प्रक्रिया प्रेरित होती है। तो जीर्णता की तरह EBA विगलन की क्रिया को भी प्रेरित करता है। जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है स्टोमेटल क्लोजर। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें रंध्रों की गति पड़ी थी, स्टोमेटल मूवमेंट पढ़ा था, जिसके बंद होने और क्लोज होने की इस प्रक्रिया को पढ़ा था। तो इसमें क्या पढ़ा था कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको गार्ड सेल्स कहते हैं। इस गार्ड सेल्स के पास में पाई जाने वाली इन कोशिकाओं को हम क्या नाम देते हैं? साइट कोशिका नाम देते हैं। अब होता खुलता कैसे और बंद कैसे होता? तो इसके लिए सबसे सर्वाधिक मान्य पद्धति थी, वो थी हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एक्सचेंज या पंप मेथड। पोटेशियम आयन पंप मेथड के नाम से जिसको जानते हैं वो थी। होता है क्या, इसमें हाइड्रोजन और पोटेशियम आपस में अदला बदली करते हैं कि इस द्वार कोशिका से हाइड्रोजन साइक कोशिका में ट्रांसफर होता है, उसके बदले में क्या आते हैं? पोटेशियम आयन साइक कोशिका में प्रवेशित होते हैं। और ये पोटेशियम मैलेट के साथ में जुड़कर मैलेट का निर्माण करते हैं। फलस्वरूप द्वार कोशिका की प्राशन सांद्रता का मान बढ़ने से जल साइक कोशिका से द्वार कोशिका आता है। जब जल अंदर प्रवेशित होता है तो कोशिका फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। अब होता है विपरीत क्रिया। तो विपरीत कैसे होगी? पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे और हाइड्रोजन आयन अंदर आएंगे। फलस्वरूप क्या होगा? प्राशन सांद्रता कम हो जाएगी, और प्राशन सांद्रता कम होती इस द्वार कोशिका से जल साइक कोशिका में प्रवेशित हो जाएगा, रंध्र बंद हो जाएंगे। तो कौन अंदर आया? हाइड्रोजन अंदर आया। कौन बाहर गया? पोटेशियम बाहर गया, जिसके कारण रंध्र क्या हो गए? बंद हो गए। अब इस क्लोजर सिस्टम में क्या होगा कि रंध्र परमानेंट रूप से बंद हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जल की हानि नहीं होती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज जो हो रहा है, हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं तभी पोटेशियम अंदर आएगा। तो पोटेशियम के आगमन को और हाइड्रोजन की निर्गमन की क्रिया को रोकना है। तो रोकने का कार्य कौन करता है? EBA करता है। अब रोकने के फलस्वरूप चूँकि एक्सचेंज हुए ही नहीं है, प्राशनीय सांद्रता के मान में परिवर्तन नहीं होता है, फलस्वरूप रंध्र खुलते नहीं है। तो कैसे रहेंगे? बंद रहेंगे। बंद रहने के कारण वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली हानि कम होती है। फलस्वरूप पादप विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया था? स्ट्रेस हार्मोन नाम दिया था। किसने दिया था? राइट और हीरोन ने सबसे पहले ये दिया था, बताया था कि रंध्रों के बंद होने के फलस्वरूप जल की हानि कम होती है, पादप वातावरण के
अनुकूलित ज़्यादा होता है, वातावरण से लड़ सकता है, इसलिए इसको किस नाम से दिया गया? स्ट्रेस हार्मोन। अब एबीए का रोल कहाँ हुआ? तो एबीए का रोल होता है पोटेशियम और मैलेट मिलकर जो पोटेशियम मैलेट बनता है उसको विघटित करता है। तो मैलेट अलग बन गया, पोटेशियम अलग बन गया। अब पोटेशियम क्या करेगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसफर होगा, अर्थात वो बाहर निकलेगा। पोटेशियम मैलेट जिसके कारण प्रासरण सांद्रता बड़ी और रंध्र खुले, उसको विघटित करने का कार्य करता है, जिससे रंध्र बंद हो जाता है। तो एबीए रंध्रों को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इफेक्ट आ रहा है वो है इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, बीजों के अंकुरण की क्रिया को रोकना। किसकी उपस्थिति में? एबीए की। जब तक बीज अंकुरित नहीं होता, इसका मतलब उस बीज के अंदर एबीए की सांद्रता सामान्य से अधिक है अथवा एबीए अधिक मात्रा में कार्य कर रहा है। इसके साथ में क्या करेगा कि ये एबीए अंकुरण करने के लिए जितने आवश्यक एंजाइम्स है, उस एंजाइम का भी इनहिबिशन करता है, जिसके फलस्वरूप अंकुरण नहीं होगा, जैसे एमाइलेज है, पैक्टिनेज है, इत्यादि प्रकार के। अब ये इनहिबिशन इफेक्ट इतना अधिक होता है कि यदि उस बीज को हम जिबरेलिन से उपचारित करते हैं, साइटोकाइनिन से करते हैं, तो भी उसका जर्मिनेशन बहुत ही कम होता है। तो मूल रूप से जर्मिनेशन को रोक करके एबीए सीड के स्टोरेज को बढ़ाने का कार्य करता है। स्टोरेज इजी वैसे हो सकता है, उसकी डोरमेंसी बढ़ जाती है। इसके बाद हमें आता है फ्रूट और सीड डेवलपमेंट। ऐसा देखा गया है कि जब बीजों का निर्माण होता है उस स्थिति में, और जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है उस स्थिति में एबीए हार्मोन की सांद्रता कम होती है। लेकिन जैसे ही भ्रूण का परिपक्व हो जाता है उस स्थिति में एबीए हार्मोन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। और जब भ्रूण के अंदर एबीए की सांद्रता ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा? वो अंकुरण क्रिया को रोकेगा। इसका मतलब उसकी प्रसुप्त अवस्था को बढ़ा देगा। अब इसका फायदा कहाँ होगा? इसका बेनिफिट होता है कि एक सिंपल प्रकार का फ्रूट, और इस फ्रूट के अंदर पाए जाने वाले बीज जब ये पादप भाग पे लगा हुआ हो, उसी स्थान में अंकुरित हो जाता है, तो इस क्रिया को नाम देते हैं वीवी पेरस, सजीव प्रजक्ता कहेंगे उसको। कहाँ पे? फल के अंदर लगे हुए हैं और उसके अंतर्गत ही बीज अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा बहुत कम पादपों में देखा जाता है। अधिकांश पादपों में फल के अंतर्गत जब फल पादप पे लगा हुआ होता है, उस स्थिति में बीज का अंकुरण नहीं होता। नहीं होने का कारण क्या है कि इसमें पाए जाने वाले भ्रूण में एबीए की सांद्रता अधिक होती है और ये सांद्रता जर्मिनेशन को रोकता है, जिसके फलस्वरूप हम ये सारांश में कह सकते हैं कि वीवी परेस या वीवी पेरी को रोकने का कार्य करता है। इसके साथ में फल परिपक्वन के दौरान भी एबीए हार्मोन की सांद्रता सामान्य तौर पर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और जैसे ही फल कंप्लीट रूप से परिपक्व हो जाता है उस स्थिति में एबीए हार्मोन की सांद्रता धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाती है। तो जब फल बढ़ेगा, परिपक्व होना प्रारंभ होगा, तो एबीए हार्मोन बढ़ेगा, अर्थात उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। और जैसे ही परिपक्व कंप्लीट हो जाएगा, एबीए की सांद्रता कम हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने एबीए के मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में अध्ययन किया। ये इफेक्ट कुल 6 प्रकार के हैं। ये एबीए मूल रूप से कोशिका में उपस्थित रह करके उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की क्रिया को रोकता है और हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम की सक्रियता में वृद्धि कर देता है, जिसके फलस्वरूप वृद्धि इनहिबिटर या ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में प्रयुक्त होता है। वृद्धि को बढ़ाता नहीं है, बल्कि वृद्धि को परिपक्व करता है, वृद्धि को रोकता है। लेकिन वृद्धि को रोकना, इनहिबिशन करना, डोर्मेंसी को बढ़ाना मूल रूप से पादप को बाह्य वातावरण के प्रति और प्रतिकूल वातावरण के प्रति अनुकूलित बनाने का कार्य करता है। तो वृद्धि ग्रोथ इनहिबिटर
प्लांट रेगुलेटर होते हुए भी प्लांट के एडेप्शंस के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। थैंक यू।